Hello, Namaste, Vanakkam, Annyeong. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये चैनल एक एजुकेशनल एंड एक इंफॉर्मेटिव चैनल है। तो जो बच्चे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास 8 to 10th के लिए मैं सोशल साइंस का कंटेंट बनाती हूँ और क्लास 11th एंड 12th के लिए हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं या आज जो कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो क्लास 10th का है। ठीक है, क्लास 10th के सोशल साइंस की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स की जो बुक है जिसका चैप्टर 2 जिसका नाम संघवाद है, मैं आज आप लोगों के लिए संघवाद चैप्टर का कंटेंट लेकर आई हूँ। तो आज हम संघवाद चैप्टर पढ़ेंगे, संघवाद क्या होता है, ठीक है, भारत में संघवाद किस तरीके का है, संघीय शासन प्रणाली, ये सब आज के चैप्टर में आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो चैनल पर नए आए हैं वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को पूरा देखकर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो का कंटेंट जरूर शेयर करना ताकि जो भी बच्चे नीडी हैं और उन तक एक अच्छा और एक क्वालिटी कंटेंट पहुंचता रहे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्लास 10th का सिविक्स का या आपको पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है जिसका नाम है संघवाद। तो सबसे पहले हम संघवाद के बारे में बात करेंगे, संघवाद जिसे हम इंग्लिश में फेडरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो संघवाद या फेडरलिज्म होता क्या है, संघवाद क्या है और ये क्यों जरूरी है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संघवाद होता क्या है और इसकी हमें जरूरत क्या है। ठीक है, तो संघवाद क्या है, वैसे तो अगर देखा जाए तो संघवाद क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है, सरकार को चलाने की एक व्यवस्था होती है। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सत्ता की साझेदारी, जिसमें हमने बात करी थी कि सत्ता की साझेदारी का मतलब है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि पावर किसी एक इंसान के हाथ में ना रहकर, किसी एक अथॉरिटी या किसी एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में ना रहकर पावर क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, पावर बंटनी चाहिए। ठीक है, तो उसी पावर को बंटने में हमने दो तरीके का डिवीजन देखा था। एक डिवीजन होता है कि सरकारों के बीच में पावर बटी हो और एक होता है आपका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच में पावर बटी हो। तो संघवाद क्या है, संघवाद बेसिकली क्या है, सत्ता का बंटवारा ही है, लेकिन सत्ता का बंटवारा, पावर का बंटवारा किस बेसिस पे, तो पावर का बंटवारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अगर वैसे तो पहले दो ही तरीके से था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन बाद में आपकी क्षेत्रीय सरकारें भी आ गई। तो जब क्षेत्रीय सरकारें आ गई तो क्षेत्रीय सरकारों के आने के बाद पावर जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक हो गया आपका केंद्र सरकारें, दूसरी आपकी राज्य या प्रांतीय सरकारें और तीसरी आपकी हो गई क्षेत्रीय सरकारें। तो सबसे पहले ये तो आपको बेसिक मैंने समझा दिया कि पावर को बांटना एक तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है, ये फेडरलिज्म कहलाता है। अगर हम बुकिश लैंग्वेज में देखें, ऐसी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो आपकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, एक सेकेंड, थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं मैं आपके लिए ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। हाँ जी, तो सबसे पहले अब इसकी बुकिश लैंग्वेज अगर हम देखें तो बुकिश लैंग्वेज इसकी क्या है कि संघवाद क्या होता है, संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें सत्ता का बंटवारा, ठीक है, कैसा रूप है, जिसमें सत्ता का बंटवारा होता है केंद्र, प्रांतीय और राज्य स्तरों पर होता है। यानी कि राज्य सरकार के स्तर पर जब पावर का बंटवारा होता है, कौन कौन से स्तर पर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम संघीय सरकार या फिर संघवाद बोलते हैं। ठीक है, एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन में या तो एक ही स्तर की सरकारें होती हैं या बाकी इकाइयां उसके अधीन काम करती हैं। ठीक है, संघवाद में क्या है, दो स्तर की सरकारें हैं, दो से अधिक स्तर की सरकारें हैं, लेकिन इसका अगर हम अपोजिट देखें, ठीक है, इसके अपोजिट में एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, ये एक जो एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसे हम यूनिटरी सिस्टम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही स्तर की सरकारें होती हैं, या तो एक ही स्तर की सरकार होगी या फिर सरकारें बाकी होने के बावजूद भी जो पावरफुल होगी वो एक ही स्तर की सरकार होगी और सारी पावर किसके पास होगी, एक ही स्तर की सरकार के पास होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकात्मक शासन। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा संघवाद मतलब क्या है, पावर एक तरीके से किसी संघ के पास है, संघों के पास बटी हुई है, जबकि एकात्मक मतलब एक के पास है। ठीक है, पावर जब एक के पास है तो एकात्मक, और संघवाद का मतलब है पावर का बटा हुआ होना। ठीक है, पावर किस किस के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में पावर का बंटना क्या कहलाता है, आपका संघवाद कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें एकात्मक शासन व्यवस्था की तो एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है आपका ब्रिटेन और
श्रीलंका, ठीक है। ब्रिटेन और श्रीलंका किसका उदाहरण है? एकात्मक शासन व्यवस्था का। और एकात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत यानी कि उसका उल्टा, उसका अपोजिट क्या होता है? संघीय व्यवस्था, जिसमें राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं होती, दोनों ही सीधे संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? कोई भी किसी के अधीन नहीं है, ना तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन है, ना ही राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन है। जो राज्य सरकारों को पावर मिली हुई है, जो कार्य उसको मिला है वो अपना कार्य करती है, जो कार्य केंद्र सरकार को मिला है केंद्र सरकार अपना कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि भाई केंद्र सरकार पूरे केंद्र भारत की, पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की सरकार है तो उसके पास ज्यादा पावर होगी और वो राज्य सरकार को दबाएगी या उसको उसके मन का कार्य नहीं करने देगी, उसको पावर नहीं देगी, उसको स्वायत्तता नहीं देगी, उसको स्वतंत्रता नहीं देगी। ऐसा नहीं होता। संघवाद, जब भी हम संघीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो वहां पर केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर अपने अपने कार्य करती हैं, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा कार्य राज्य सरकारों का है और कौन सा कार्य केंद्र सरकारों का है? तो इसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। तो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा, जब सारी चीजें संविधान बताता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन संविधान बताता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बात भी कौन डिसाइड करता है? हमारा संविधान ही डिसाइड करता है कि आपका केंद्र सरकारें कौन से कार्य करेंगी और राज्य सरकारें किस कार्य को करेंगी। और ऑब्वियसली बात है, कुछ ऐसे कार्य भी होते होंगे जो डिसाइड नहीं हो पाते होंगे कि इसे केंद्र सरकार करे या इसको राज्य सरकारें करें, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारत में संघवाद की, तो भारत में संघवाद जिसे शक्तियों का संवैधानिक बंटवारा भी कहा जाता है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, पावर को बांटा है। तो संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति को स्पष्ट रूप से 3 मुख्य सूचियों में बांटा है, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के संविधान में क्या हुआ है? शक्तियों का बंटवारा करते वक्त हमने 3 सूचियां बनाई हैं। उन 3 सूचियों में, उन 3 लिस्ट में हमने क्या करा? जैसे एक लिस्ट बनाई, हमने बोला भाई ये मैटर इस वाली लिस्ट में डालेंगे। दूसरी लिस्ट बनाई, ये वाले मैटर्स इस वाली लिस्ट में डालेंगे। जो कुछ बचा, ठीक है, जो इन दोनों में नहीं आ पाया, वो हमने क्या करा? वो उठा के हमने तीसरी लिस्ट में डाल दिया। तो ये जो 3 लिस्ट है या ये जो आपकी 3 सूचियां हैं, इनमें क्या है? पहली आपकी है संघ सूची, जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं। दूसरी है आपकी समवर्ती सूची, ठीक है। दूसरी है आपकी राज्य सूची, फिर है उसके बाद आपकी समवर्ती सूची, ठीक है। पहली संघ सूची या यूनियन लिस्ट, उसके बाद अगली है आपकी राज्य सूची और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची, ठीक है। तो जो संघ सूची या यूनियन लिस्ट है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है। पहले अभी तो आपको ये बेसिक था, सबसे पहले हम यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची की बात करते हैं, ठीक है। तो संघ सूची जो है ये क्या है? इसका विषय अगर हम बात करें तो टोटल इसमें कितने आपके लगभग कितने 100 विषय इसके अंदर आते हैं, ठीक है। 100 ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर क्या है? यूनियन लिस्ट में जिनको रखा गया है। और इस पर बना कौन सकता है? इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन या इसके लिए अगर हम देखें तो फैसला लेने का अधिकार किसको है? तो ये जो है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, ये यूनियन लिस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है? पूरे देश के मामले होते हैं और इसके लिए पूरे देश में समान नीति की जरूरत होती है, ठीक है। क्या है? सबसे पहले विषय देख लें कौन कौन से हैं। क्या है? रक्षा है, इसमें विदेशिक मामले आ गए, बैंकिंग आ गया, संचार आ गया, मुद्रा आ गया। ये तो हो गए कुछ विषय, ठीक है। इसके अलावा भी जो भी विषय पूरे देश के लिए जरूरी है, ठीक है, ऐसे विषय जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं और जिनके लिए पूरे देश में एक समान नीति होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें रक्षा की, तो रक्षा को पूरे देश की जरूरत, पूरे देश को रक्षा की जरूरत है। तो उसके लिए जो भी रक्षा के लिए पॉलिसीज बनेंगी वो किसी एक स्टेट के लिए मतलब स्पेसिफिक हो सकती हैं, लेकिन सबके लिए जरूरी है। तो जो भी पॉलिसीज या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो पूरे देश को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने क्या करा है? इसीलिए हमने संघ सूची में किसको डाला है? रक्षा को हमने संघ सूची में डाला है। विदेशिक मामले, किस देश के साथ हमारे कैसे संबंध होंगे, किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ नहीं करना, ये सारे मामले ऐसे हैं जिस पर कोई एक स्टेट जो है वो नहीं बना सकती है, ठीक है, कानून। तो यहाँ पर क्या है कि ये भी पूरे देश के लिए समान होने चाहिए, इसीलिए इसको भी हमने किस में डाला है? संघ सूची में। यानी कि ऐसे विषय जो क्या है किसी एक स्टेट के लिए, किसी एक क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट ना होकर पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है और पूरे देश में उसके लिए समान नीति होनी चाहिए, ऐसे विषयों को हमने किस में डाला है? संघ सूची में डाला है, यानी कि यूनियन लिस्ट में डाला है। तो पूरे देश में इन मामलों पर एक समान नीति की आवश्यकता होती है, इसीलिए केवल संसद ही इन कानूनों पर इन पर कानून बना सकती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये संघ सूची है तो इस पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का या इसके लिए कार्य करने का, इसमें कुछ चेंजेस लाने का अधिकार किसके पास होगा? यूनियन जो आपकी गवर्नमेंट है, केंद्र जो सरकार है, उसके पास होगा। यानी कि इसमें जो भी बदलाव करना है, इसके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने, ये कौन देखता है? ये आपकी
केंद्र सरकार देखती है, यानी कि भारत की संसद देखती है। ठीक है, संसद में डिसाइड होता है इस पर कैसे किस तरीके से कानून बनाने हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी संघ सूची। उसके बाद बात करें अगली जो आपकी सूची है वो क्या है, राज्य सूची। ठीक है, इसके भी नाम से पता चल रहा है आपको, संघ सूची केंद्र के लिए थी और राज्य सूची राज्य के लिए है। ठीक है, तो राज्य सूची में क्या है, इसमें लगभग कितने विषय हैं आपके, 61 विषय हैं। ठीक है, कितने विषय हैं बेटा, 61। और संघ सूची में कितने थे, संघ सूची में 100 थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या संघ सूची में 100 आपके विषय हैं, टॉपिक्स हैं, और राज्य सूची में स्टेट लिस्ट में आपके 61 टॉपिक्स हैं, यानी कि 61 विषय हैं। ठीक है, इसके बाद इसके विषय की बात करें तो पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गई, कृषि, सिंचाई, ये ऐसे विषय हैं जो हर एक राज्य की अपनी भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम कृषि की बात करें, सिंचाई की बात करें, तो जिस एरिया में जितनी जैसी उसकी व्यवस्था होगी, मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, तो वहाँ वो उस राज्य के लिए प्रॉपर एक लिस्ट बनाए, मतलब पूरा प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे कि किस तरीके से इसकी आपूर्ति, मतलब इसकी आपूर्ति करनी है ना, तो वो क्या उस राज्य को स्पेसिफिक देखकर बनाए जाएंगे। तो ऐसे विषय जो किसी राज्य विशेष के लिए होते हैं, ठीक है, उन सबको हमने क्या डाला है, उनको हमने राज्य सूची में डाला है। ठीक है, ये प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, यानी कि किसी एरिया के महत्व के विषय हैं ये। ठीक है, और उस एरिया के मतलब स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो उसकी क्वालिटीज को, उसमें जो कमियां उसको ध्यान में रखकर उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की नीड है। ठीक है, तो ऐसे विषय हमारे राज्य सूची में आते हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। ठीक है, अब इन पे कानून कौन बनाएगा, इन पे कानून बनाएगी आपकी राज्य विधानमंडल। ठीक है, इन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएंगे। जो आपकी यूनियन लिस्ट थी यानी संघ सूची थी, उस पर कौन बना रहा था, उस पर आपकी संसद बना दी थी, भारतीय संसद, केंद्र सरकार के विषय हैं वो। ठीक है, इसके बाद आपकी अगली आती है समवर्ती सूची, जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है आपकी समवर्ती सूची है, इसमें कितने विषय हैं, अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 52 विषय हैं। ठीक है, कितने विषय हैं, 52 विषय हैं, 52 विषय हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है, इसमें आ जाती है आपकी शिक्षा, इसमें आ जाता है आपका वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें ना तो खाली केंद्र सरकार बना सकती है, ना ही खाली राज्य सरकारें बना सकते हैं। ठीक है, अब केंद्र सरकार बनाएगी पूरे देश को ध्यान में रखते हुए, लेकिन कोई ऐसा एरिया, कोई ग्रामीण एरिया है, कोई रूरल एरिया है, ठीक है, तो ऐसे एरियाज की अपनी स्पेसिफिक जरूरतें होंगी, वहां पर वहां के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, वहां की लोकेलिटी को ध्यान में रखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी शिक्षा में। ठीक है, तो अगर हम कह दें कि ये काम सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को दे दिया जाए तो वो तो पूरे भारत को एक तरह देखकर और वैसी लिस्ट बना देंगी। ठीक है, वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना देगी, लेकिन फिर ऐसे एरियाज का क्या होगा जो मतलब जो पिछड़े एरियाज हैं, ठीक है, जिनको ज्यादा अलग से ध्यान देने की जरूरत है। तो इसीलिए शिक्षा हो गई, वन हो गए, मजदूर संघ हो गया, विवाह हो गया, गोद लेने जैसे जो भी विषय हो गए, इन सबको हमने समवर्ती सूची में डाला है। अब समवर्ती सूची में क्यों डाला है, समवर्ती सूची में डालने का कोई फायदा क्या हुआ, आप कह रहे हो, अब आप सोचोगे मैम आप कह रहे हो कि इसे समवर्ती सूची में डाला है, समवर्ती सूची में डालने का फायदा क्या है, तो समवर्ती सूची में डालने का फायदा ये है कि इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, क्या इस पे ना तो अकेले केंद्र सरकार कानून बनाती है और ना ही अकेले राज्य सरकारें कानून बनाती है। इसमें क्या होता है, केंद्र भी अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकता है, राज्य भी अपनी तरफ से ऐड कर सकता है, तो इस पे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, मैम आपने बोला केंद्र और राज्य मिलकर दोनों बनाते हैं, तो केंद्र और राज्य जब दोनों मिलकर कानून बनाएंगे तो इनमें कंफ्लिक्ट भी तो हो सकता है, इन पे विवाद भी तो हो सकता है। अब आप दो भाई बहन हो, आप किसी एक चीज के लिए आपकी मम्मी पूछे, आज पूछे बेटा क्या सब्जी बनानी है, आप कहोगे मटर पनीर बना लो, दूसरा भाई बहन आपका बोल रहा है कि नहीं मम्मी आज मटर पनीर मत बनाओ, आज तो छोले चावल बना लो। ठीक है, अब आप दोनों में हो गया कंफ्लिक्ट। ठीक है, कि आप दोनों में से किसकी पसंद की सब्जी बनाया जाए, अब मम्मी कंफ्यूज है कि कौन सी सब्जी बनाया जाए, है ना, तो अब क्या है, अब मम्मी फिर क्या करेंगी, अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगाएंगे कि भाई क्या बनाना अभी सूटेबल रहेगा। ठीक है, मान लो छोले, अब छोले तो एकदम से नहीं बन सकते क्योंकि उसको ऐसे भिगा भिगा के रखना पड़ता है ना, तो अब क्या है, मम्मी कहते कि ये तो भाई अभी तूने पहले बताया नहीं छोले बनाने के लिए, अब तो मटर पनीर ही बनेगा। ठीक है, तो मान लो कि वो जो बात है वो बड़े बेटे ने या बड़ी बेटी ने कही थी, तो उसकी बात मान ली गई मटर पनीर बनाने की। ठीक है, तो ऐसा ही क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में जब कंफ्लिक्ट हो जाता है तो ऐसी टकराव वाली स्थिति में केंद्र सरकार की बात मान ली जाती है। ठीक है, जब दोनों में कंफ्लिक्ट हो जाए किसी की बात तो माननी पड़ेगी, तो केंद्र सरकार की बात मान ली जाती है। यदि दोनों के कानूनों में टकराव हो
तो क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं हम उसको ही फॉलो करेंगे। ठीक है, अब उसका रीजन क्या है, आप सोच सकते हो कि ऐसे तो मैम केंद्र सरकार को ज्यादा पावर दे दी इन्होंने, राज्य सरकारों को तो पावर ही नहीं दी, तो राज्य सरकारें क्या करें, फिर वो भी तो चुन के आई हैं और ये भी इलेक्टेड है, तो दोनों को सेम या बराबर पावर क्यों नहीं दी आपने केंद्र सरकार को ज्यादा पावर क्यों दे दी। तो बेटा केंद्र सरकार को पावर देने का यहाँ पर एक रीजन ये है क्योंकि केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार होगी बेटा वो उस स्पेसिफिक एरिया की होगी, लेकिन जो केंद्र सरकारें होंगी वो पूरे देश से, ठीक है, अलग अलग एरिया से, अलग अलग एरियाज के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर भी होंगे। ठीक है, और वो क्या है, वो बड़े स्तर का कार्य करती है ना, तो मोस्टली आपको पता है ना कि जो ज्यादा और वहां पर ज्यादा लोगों की राय है, अलग अलग एरियाज के लोग जो हैं वहां पर बैठे होते हैं, तो सबकी राय देखकर पूरे भारत की मिलीजुली सोच जो होती है वो वहां पर रिप्रेजेंट कर होती है संसद में, और उन सब की बात मानकर या उन सब के नजरियों को देखकर वहां पर डिसीजन लिया जाता है। तो एक तरीके से ये बड़े स्तर का डिसीजन हो गया, जबकि जो राज्य सरकारें होंगी वहां पर एक ही क्षेत्र के लोग आपको देखने को मिलेंगे और उनकी बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में जब भी कभी कंफ्लिक्ट होता है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में से केंद्र सरकार की बात को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। ठीक है, समझ आया। तो समवर्ती सूची को आपको कि समवर्ती सूची क्या होती है, ऐसी सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं। अब क्या है, अब कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं, ऐसी भी चीजें होंगी जिस समय पे हमारा संविधान बना होगा, सारी चीजें तो ऐड नहीं कर दी होंगी संविधान निर्माताओं ने, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो अभी न्यू ऐड हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि उस समय पे आईटी नहीं था, उस समय पे कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, साइबर कानून वगैरह नहीं थे उस समय पर। ये ऐसी चीजें हैं जो टाइम के साथ बदली हैं। ठीक है, और आगे भी इन फ्यूचर ये चीजें बदलती रहेंगी। तो ऐसी चीजों के लिए हमने अवशिष्ट शक्तियों वाला एक पोर्शन डाला था जिसमें क्या बोला गया है, वे विषय जो संविधान बनने के बाद अस्तित्व में आए, जैसे कि आईटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, साइबर कानून हो गया, ये ऐसे विषय हैं बेटा जो उस समय पर नहीं थे लेकिन आज ये बहुत गंभीर विषय है जिन पर कानून बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे विषयों पर को हमने जो भी अवशिष्ट बचा, जो भी बचा कुचा, वो सब हमने किसको दे दिया, केंद्र सरकार को, कि ऐसी जो भी अवशिष्ट विषय है उन सब पर केंद्र सरकार अपने कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सरकारें नहीं, केंद्र सरकार कानून बनाएंगी। ठीक है, चलिए, तो आपकी कितनी सूचियां हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 3 आपकी सूची हैं, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय थे, 100, और आपकी राज्य सूची में कितने विषय थे, 61, और समवर्ती सूची में कितने विषय थे, 54। संघ सूची की बात करें तो उस पर कौन कानून बना सकता है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और वो पूरे देश के महत्व के विषय उसके अंदर होते हैं जिसमें पूरे देश के लिए समान नीति अपनाई जाए। ठीक है, राज्य सूची किसी राज्य या प्रांतीय महत्व के विषय उसके अंदर होते हैं और उस पर राज्य सरकारें कानून बनाती है। समवर्ती सूची में अभी आपको बताकर हटी हूँ कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं क्योंकि ये किसी एक के महत्व के विषय नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा जो भी अवशिष्ट बचा वो सब किसके अंडर चला गया, सब केंद्र सरकार के पास चला गया। ठीक है, चलिए आगे। भारत में संघवाद की सफलता के कारण, वैसे देखें कितनी हो गई, भारत में संघवाद की सफलता के कारण हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आज का जो पार्ट 1 है उसे हम यहीं तक रखते हैं। पार्ट 2 में मैं कोशिश करूंगी कि आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम देखते हैं, पार्ट 2 में मिलेंगे। अभी पार्ट 1 में इतना ही कंटेंट रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आप एंड तक आ ही गए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है, कंटेंट आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना। और अगर आप लोगों को क्लास नोट्स चाहिए तो क्लास नोट्स के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है पीडीएफ। आपको जब आप कमेंट में पीडीएफ लिखेंगे दैट मीन्स आपको नीड है पीडीएफ की, और मैं आपको बता दूंगी कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिर थैंक यू। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।